मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी एमए उत्तरार्ध हिंदी भाषा विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है और यह प्रश्न पत्र काफ़ी दुरूह माना जाता है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि इस प्रश्न पत्र को थोड़ा गंभीरता और एकाग्रचित्तता से लें। आज हम चर्चा करते हैं भाषा और विज्ञान की, कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है वाणी या अभिव्यक्ति या वाक। और दूसरा शब्द है विज्ञान। विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति वि उपसर्ग ज्ञ धातु और लुट प्रत्यय के योग से हुई है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का अर्थ है भाषा का विज्ञान या भाषा का विशेष ज्ञान। री उपसर्ग लग गया ना, इसका अर्थ है विशेष ज्ञान। भाषा की परिभाषा क्या है? सामान्यतया पशु, पक्षी और मनुष्य सभी अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा कई प्रकार की होती है। मौखिक भाषा हो सकती है, सांकेतिक भाषा होती है, चित्र भाषा भी होती है। इस प्रकार सभी भाषाएं मनुष्य और दूसरे प्राणियों के मध्य या परस्पर विचार अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम आती है। लेकिन जब हम भाषा विज्ञान में भाषा की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है सांकेतिक भाषा नहीं हो सकती। एक दूसरे के सामने किसी प्रकार के संकेत करके आँखों से या हाथों से हम अपनी बात तो प्रकट कर देते हैं, किंतु इसे हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा विज्ञान में जब हम भाषा शब्द को लेते हैं तो कुछ अलग अर्थ होता है और वह विशिष्ट अर्थ क्या है वह इस भाषा की परिभाषा से प्रकट होगा। भाषा मूलतः उच्चारण अवयवों से उच्चारित भाषा मूलतः उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो समझें आप, पहला, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित। भाषा की पहली विशेषता यह है कि वह उच्चारण अवयवों से उच्चारित होती है। उच्चारण अवयव कौन से हैं? हमारे जीभ है, दांत है, मसूड़े हैं, हमारे गला है, हमारा नाक है, नाक से भी ध्वनि निकलती है। तो ये सारे उच्चारण अवयव है, तो इनसे उच्चारित होनी चाहिए, वही भाषा कहलाएगी। तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित होती है। मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था। दूसरी है यादृच्छिकता। यादृच्छिक का अर्थ है माना हुआ। हमने मान लिया है कि ये वर्ण इन अर्थों का द्योतन करेंगे। ये माना हुआ संबंध है। शब्द की आकृति या शब्द और उस वस्तु के मध्य
हमने एक संबंध स्थापित कर लिया है कि हम गाय के लिए गै के आ की मात्रा और यह, इस पशु के लिए हम गाय शब्द का प्रयोग करेंगे, ऐसा हमने मान लिया है। तो भाषा यादृच्छिक होती है। पहली विशेषता है भाषा मूलतः उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है। दूसरे यह यादृच्छिक होती है। उसके पश्चात भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा की लघुतम इकाई है ध्वनि। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। तो इन स्वर और व्यंजनों या ध्वनि की एक निश्चित आवृत्ति या कहीं कि निश्चित व्यवस्था जब होती है तो तभी वह ध्वनि सार्थक होती है। इसलिए एक निश्चित व्यवस्था में ढली हुई ध्वन्यात्मक इकाइयाँ ही भाषा की सृष्टि करती है। यदि हम पुस्तक शब्द में पै के नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे और से उसके पश्चात नहीं आएगा और तय नहीं आएगा और अंत में कै नहीं होगा, तो वह उस शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति समुचित रूप से नहीं हो पाएगी। यदि हम इसके क्रम को उलट दें, कस्तुप कर दें, तो इसका अर्थ प्रकट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि भाषा में ध्वनियों की एक निश्चित व्यवस्था, एक क्रमबद्ध व्यवस्था रहनी चाहिए। तो तीसरी विशेषता है ध्वनियों की क्रमबद्ध व्यवस्था। तो भाषा मूलतः उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या विशेषता हुई? भाषा सामाजिक होती है, अर्थात भाषा का प्रयोग समाज में होता है। समाज के सदस्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चौथी विशेषता है भाषा सामाजिक होती है। वन्य जंतुओं की भाषा नहीं होती और विचार विनिमय का माध्यम बनती है। छठी विशेषता है कि भाषा विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से समाज के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा की परिभाषा आपने सुनी और इस परिभाषा के आधार पर भाषा की विशेषताएं भी स्पष्ट होती है। भाषा मूलतः उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है। दूसरे, भाषा के प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। तीसरे, भाषा के ध्वनि प्रतीक एक निश्चित क्रम में आते हैं, तभी वे भाषा कहलाते हैं। चौथे, भाषा सामाजिक होती है। पांचवें, भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। छठे, भाषा विशेष समाज की होती है। अगर दुनिया में बहुत से ऐसे समाज है जिनकी विशिष्ट भाषाएं हैं, तो उन विशिष्ट समाजों के अतिरिक्त दूसरे समाज के लोग उस भाषा को नहीं समझ सकते। तो ये विशिष्टता भी भाषा में रहती है। इस भाषा का जब हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो उससे विषय बनता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का प्रारंभ यूरोप में माना जाता है और आधुनिक भाषा विज्ञान का श्री गणेश सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में किया। सर विलियम जोन्स ने ही संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रसंग में सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन की समानता खोजी और उनके मूल में एक ही भाषा की संभावना को व्यक्त किया था। इस प्रकार आधुनिक भाषा विज्ञान का सर्वप्रथम विचार भारतीय ग्रंथों में प्रयोग आर्य भाषा संस्कृत की ही देन है। 1786 से लेकर अब तक भाषा विज्ञान को विविध नामों से पुकारा जाता रहा है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को फिलोलॉजी कहा गया। फिल कहते हैं वर्ण को, ध्वनि को,
18वीं शताब्दी तक यही नाम प्रचलित रहा, किंतु 19वीं सदी में इसके अध्ययन में तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया और विशेषण के रूप में इसमें कंपैरेटिव शब्द जोड़ दिया गया और कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहा जाने लगा। उन दिनों भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान को प्राय एक ही समझा जाता था, इसलिए कुछ लोग इसे तुलनात्मक व्याकरण भी कहते थे। फ्रांस में इसको लिंग्विस्टिक नाम दिया गया। वहाँ भाषा विज्ञान संबंधी कार्य अधिक होने के कारण उन दिनों संपूर्ण यूरोप में लिंग्विस्टिक नाम ही प्रचलित रहा। इसी भांति साइंस ऑफ लैंग्वेज तथा ग्लॉटोलॉजी, जिसे हम साइंस ऑफ टंग कहते हैं, का नाम भी प्रकाश में आया, किंतु कुछ समय पश्चात ये सब नाम लुप्त हो गए और आज मात्र लिंग्विस्टिक शब्द से भाषा विज्ञान का अर्थ द्योतन होता है। भाषा विज्ञान के संबंध में यह पूछा जाता है कि यह विज्ञान है या कला। इसके लिए हमें इस विषय पर विचार करना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है और कला क्या है। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु का विशेष ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा अंतर है, आप समझेंगे इसको, कि किसी पेड़ पौधे को देखकर उसका नाम जान लेना और उसके आकार प्रकार को समझ लेना सामान्य ज्ञान है। इसके साथ ही वह पेड़ पौधा कहाँ उगता है, कैसी जलवायु में उगता है और वनस्पति की दृष्टि से वह कौन से वर्ग में आता है, इन सूक्ष्म बातों का ज्ञान उसका विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले ज्ञान होता है और उसके पश्चात विज्ञान, यही क्रम है। पहले जो वस्तु ज्ञान की सीमा में आती है वही धीरे धीरे विशेष ज्ञान का विषय बनने पर विज्ञान की श्रेणी में आ जाती है। बाद में जब विज्ञान भी सामान्य ज्ञान से प्रतीत होने लगता है तो उसे पुनः विशेष ज्ञान के द्वारा विज्ञान बना दिया जाता है। जैसे किसी बांस जैसी वस्तु को वन में उगा हुआ देखकर उसे तोड़ मरोड़ कर उसका रस चखकर किसी ने गन्ने का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। बाद में उसे काटा, उसके टुकड़े किए और एक पौधे से अनेक पौधे उत्पन्न कर लिए, तो यह विज्ञान हो गया। जब गन्ने का उत्पादन सामान्य ज्ञान बन गया तो उससे बना गुड़ विज्ञान हो गया और गुड़ के सामान्य ज्ञान बन जाने पर सफ़ेद दानेदार चीनी विज्ञान बन गया। तो इस प्रकार विज्ञान ज्ञान के पश्चात प्राप्त किया गया विशिष्ट ज्ञान जो है वह विज्ञान कहलाता है। तो गन्ने की भांति ही भाषा भी एक प्राकृतिक वस्तु है जो मनुष्य को ईश्वर की देन है। भाषा का निर्माण मनुष्य के मुख से निश्चित स्वाभाविक ध्वनियों से होता है। इस भाषा का सामान्य ज्ञान इसके बोलने और सुनने वाले सभी व्यक्तियों को हो जाता है। उसी के द्वारा समस्त परस्पर मनुष्य भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही भाषा का सामान्य ज्ञान है। इसके साथ ही भाषा कब बनी, कैसे बनी, भाषा का पहला स्वरूप क्या था, कब कब उसमें क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण क्या है, इन सब को मिलाकर भाषा कैसे विकसित होती है, उसके विकास के क्या कारण है, यह सब भाषा का विशेष ज्ञान है जिसे हम भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाषा विज्ञान कला है या विज्ञान। भाषा विज्ञान विषय को पाठ्यक्रम में निर्धारित होते देखकर सबसे पहले प्रश्न उठा होगा कि भाषा विज्ञान अपनी विषय सामग्री के आधार पर कला विषयों में परिगणित होना चाहिए या विज्ञान विषयों में। धीरे धीरे इस पर बहुत सूक्ष्मता से विचार हुआ और इस बात पर एकमत हुए लोग कि इस विज्ञान को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आदि विज्ञानों की भांति विशुद्ध या पूर्ण विज्ञान तो नहीं माना जा सकता। हाँ,
राजनीति विज्ञान या दूसरे जो समाजशास्त्र के विज्ञान है, समाज विज्ञान, उसकी श्रेणी में इसे हम ले सकते हैं। पूर्णतः कला नहीं है ये। कला का संबंध मानव रचित वस्तुओं या विषयों से होता है और कला व्यक्ति विशिष्ट होने के साथ ही साथ देश विशिष्ट और काल विशिष्ट भी हुआ करती है। परिणाम स्वरूप एक देश में या एक काल में कला का जो मानदंड होता है वह आवश्यक नहीं कि दूसरे देश या काल में भी बना रहे। अतः कला के संबंध में प्रायः यह प्रतिपत्तियां हुआ करती है, विकल्प हुआ करते हैं। एक व्यक्ति को जो वस्तु अत्यधिक कलात्मक प्रतीत होती है, यह संभव है कि दूसरे व्यक्ति को उसमें इतनी कलात्मकता नहीं दिखे। साथ ही कला का संबंध हृदय से होता है। उसमें हृदय के सौंदर्य वृत्ति, हृदय की सौंदर्य वृत्ति उजागर होती है। उसमें व्यक्ति का मनोरंजन होता है। जो कला का उद्देश्य ही सौंदर्यानुभूति कराना और मनोरंजन करना रहा है। कला की इन विशेषताओं को दृष्टिगत रखने से ज्ञात होता है कि भाषा विज्ञान कला नहीं है, क्योंकि उसका संबंध हृदय की रागात्मक वृत्ति से नहीं है। उसका विषय हृदय प्रधान न होकर बुद्धि प्रधान है। उसका उद्देश्य मनोरंजन करना या सौंदर्य की अनुभूति कराना भी नहीं है। वह तो हमारी ज्ञान पिपासा की तृप्ति करता है। इस प्रकार वह देश विशिष्ट और काल विशिष्ट भी नहीं है, अपितु सभी देशों एवं सभी कालों में समान रहता है। भाषा विज्ञान का विषय भाषा भी मानवकृत नहीं है। तो क्या है? भाषा विज्ञान विज्ञान है। भाषा विज्ञान कला नहीं है, यह तो स्पष्ट है। लेकिन क्या यह विज्ञान है? अधिकांश विद्वान भाषा विज्ञान को पूर्ण विज्ञान की कोटि में रखने को सहमत नहीं है। उनके अनुसार भाषा विज्ञान के निष्कर्ष अभी पूर्णतया प्रतिपत्ति रहित नहीं हैं। वे उतने सार्वभौमिक और सार्वकालिक भी नहीं हैं। उसमें अपवाद बहुत मिलते हैं। जैसे गणित में सभी देशों एवं सभी कालों में 2+2 4 ही होते हैं, वैसे सार्वभौमिक और सार्वकालिक विकल्प रहित निष्कर्ष भाषा विज्ञान में प्राप्त नहीं होते। साथ ही भाषा के अध्ययन में भाषा विज्ञानी स्वयं को तटस्थ भी नहीं रख पाता है। किसी भी भाषा विज्ञान में चूँकि तथ्यों का संकलन होता है, उनका विश्लेषण होता है तथा उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ध्वनि नियम अधिकांशतः विकल्प रहित ही है। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार भाषा विज्ञान को मानविकी एवं विज्ञान के मध्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक प्रश्न ये है कि भाषा विज्ञान कितने प्रकार का होता है? भाषा विज्ञान भाषा का पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन होता है और भाषा का जब हम पूरा विवेचन करते हैं तो उसका कार्यमूलक युक्तियुक्त विश्लेषण अपेक्षित रहता है। इन्हीं विभिन्न आयामों को देखते हुए भाषा विज्ञान के अध्ययन के 5 प्रकार उपलब्ध होते हैं। पहला प्रकार है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, जिसमें किसी एक भाषा के किसी एक ही काल के स्वरूप की व्याख्या या वर्णन रहता है। किसी विशेष काल में किसी भाषा में कितनी ध्वनियाँ थी, कैसी पद रचना थी, वाक्य रचना कैसी थी, इन सब का विस्तार से जब वर्णन होता है तो वह वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहलाता है। दूसरा है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, जिसमें किसी एक भाषा का उसके विभिन्न अंगों ध्वनि, पद रचना, वाक्य रचना आदि के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान कहते हैं। तीसरा है तुलनात्मक भाषा विज्ञान, जिसमें किसी एक भाषा को उसके विभिन्न अंगों ध्वनि, पद रचना, वाक्य आदि के जिसमें किन्हीं 2 या 2 से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वो तुलनात्मक भाषा विज्ञान है।
चौथा है संरचनात्मक भाषा विज्ञान, जिसमें भाषा के में प्रयुक्त सभी तत्वों का पारस्परिक विशिष्ट संदर्भ में क्रमशः अध्ययन होता है। जैसे भाषा विज्ञान के जेनेवा स्कूल से संबद्ध स्विट्जरलैंड निवासी द सस्यूर को संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहले जेनेवा स्कूल और उसके पश्चात प्राग स्कूल में भाषा विज्ञान का केंद्र रहा है। आजकल पाश्चात्य देशों में इसी पर कार्य हो रहा है। पांचवा रूप है प्रायोगिक भाषा विज्ञान। इसमें उपयुक्त चारों पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाना सिखलाया जाता है, अर्थात उनका व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है। देशी अथवा विदेशी भाषा को सिखलाने की पद्धति, उच्चारण सिखलाने की प्रक्रिया, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की शैली, इन सब चीज़ों का व्यावहारिक ज्ञान प्रायोगिक भाषा विज्ञान में दिया जाता है। तो इस प्रकार भाषा विज्ञान के विविध पक्षों, भाषा की परिभाषा और भाषा विज्ञान के मूलभूत तत्वों का अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का और किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक आदि तमाम प्रकार से विवेचन विश्लेषण किया जाता है।